जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंतर्गत सर्विस कर रहे हैं, अगर उनकी 15 साल सर्विस हो चुकी है और उनका यहाँ पर रिलीज ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है या उनके पेंशन डॉक्यूमेंट डिस्पैच हो गए, यानी कि आरओ आ चुका है और उनके पेंशन डॉक्यूमेंट डिस्पैच हो चुके, तो अपनी सेकंड इनिंग के यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। या जिनकी यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो चुकी है या वो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं और रिलीज ऑर्डर उनका आ चुका है, वे लोग यहाँ पर सेकेंड इनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ वैकेंसीज निकल के आ रखी हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो रिटायर्ड ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, तो वे लोग यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ वैकेंसी आ रखी है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की तरफ से, यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है सिविलियन पोस्ट के लिए। तो हम सीधे नजर डाल लेते हैं। सिकंदराबाद के लिए पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट निकली है मटेरियल असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकली है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा एक वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए है और लेवल 5 की उनको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, यानी कि 29,200 से उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर स्टार्ट होगी एज पर 7th पे कमीशन। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 22 वैकेंसी, केवल एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसीज हैं, लेकिन 1 वैकेंसी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर जो विकलांग हैं उनके लिए एक वैकेंसी है। लेवल 2 में उनको लिया जाएगा। 19,900 से लेकर उनकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी। आगे बढ़ते हैं सीधे। टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। लेवल 2 की सैलरी होगी 19,900 से स्टार्ट होगी एज पर 7th पे कमीशन। और फायरमैन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। फायरमैन की जो है 24 वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की रखी गई हैं और 9 वैकेंसी यहाँ पर जो विकलांग हैं, डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनके लिए रखी गई हैं। लेवल 2 में उनको लिया जाएगा 19,900, उनकी एज पर 7th पे कमीशन उनकी बेसिक सैलरी होगी। और एमटीएस के अंतर्गत, यानी कि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, उसके लिए एक वैकेंसी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए और लेवल 1 में उनको 18,000 से उनकी बेसिक सैलरी होगी, यानी कि उनका लेवल 1 में यानी कि 4th श्रेणी कर्मचारी होते हैं। और ट्रेड्समैन मेल जो है यहाँ पर 38 वैकेंसी यहाँ पर ट्रेड्समैन की रखी गई है, मेल की 38, और 15 वैकेंसी यहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन की रखी है फौजी भाइयों की, और 18,000 यहाँ पर बेसिक सैलरी लेवल 1 से उनकी स्टार्ट होगी। मटेरियल असिस्टेंट में देख लेते हैं डिसेबिलिटी, जो किन किन डिसेबिलिटी को यहाँ पर रखा जाएगा। जिनकी एलबी है लोअर विजन, जिनका डी है एचएस है हेयरिंग वाला है, और लोकोमीटर डिसेबिलिटी ओ ए ओ एल ओ एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए बी, जिनका एसएलडी केसेस है, एमआई केसेस है, एमडी इन्वॉल्विंग ए टू बी डी ए बी, इन जितने भी ये डिसेबिलिटीज हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा। अब आगे देख लें, लेकिन एमटीएस में तो ऐसे डिसेबिलिटी में कोई भी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। सीधे आगे बढ़ते हैं। जो डिसेबल्ड पर्सन है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, उनको देख लेते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में यहाँ पर देख लेते हैं बी और एलबी जिसका होगा उनको लिया जाएगा। डी एच एस लोकोमीटर डिसेबिलिटी, ओ ए ओ एल बी एल बी एल ओ एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए बी एम डी वाई, ये जो कैटेगरीज हैं इनमें अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल होते हैं। तो ये वैकेंसीज थी। आगे बढ़ते हैं सीधे। इसमें दे रखा है फंक्शनल रिक्रूटमेंट। एस का मतलब सीटिंग है, एस टी का मतलब स्टैंडिंग, डब्ल्यू का मतलब वॉकिंग, बी एन का मतलब बेंडिंग, एल फॉर लिफ्टिंग, के सी फॉर नीलिंग क्राउचिंग, जे यू फॉर जंपिंग, सी आर एन मतलब क्रॉलिंग, एस सी एल मतलब क्लाइंबिंग। ये एब्रीवेशन दे रखे हैं, ये एब्रीवेशन यहाँ पर दे रखे हैं। और उसके बाद जो वाइज ब्रेक ऑफ वैकेंसी इन द अबव मेंशन्ड पोस्ट आर, जो वैकेंसीज निकली गई है यहाँ पर निकली है। ईस्टर्न में निकली गई है, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट कमांड, इसमें यह वैकेंसीज निकली गई है। जो मटेरियल असिस्टेंट है एक्स सर्विसमैन का एक वैकेंसी उसमें है, वो यहाँ पर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन इलाकों में उनकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी। एक वैकेंसी यहाँ पर है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी यहाँ पर वैकेंसी है। ऊपर जाके देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। दोबारा से 2 वैकेंसीज हैं, एक डिसेबल्ड के लिए है, तो यहाँ पर उसकी पोस्टिंग जो है कहाँ पर होगी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और
मणिपुर में होगी। तो वैसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम। तो उत्तराखंड का जो रहने वाला है टेलीफोन ऑपरेटर की एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी फायरमैन की उत्तराखंड में पोस्टेड हो सकते हैं, और मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूं। और स्टेट वाइज आप देख सकते हैं इसमें किस किस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं पोस्टिंग अपनी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये लोग हो सकते हैं। तिब्बत वाले केसेस में तिब्बत रिफ्यूजी हु कम ओवर टू इंडिया 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन ऑफ पैरामेंटली सिटिंग इन इंडिया सेटलिंग इंडिया परमानेंट 1 जनवरी 1962 से जो भारत में यहाँ पर बस चुके हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा। और मटेरियल असिस्टेंट के लिए आप देख लेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है। 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके हिसाब से देखते हैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये हिसाब से यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है। लेकिन इन्फेंट्री सोल्जर तो इस वाले क्राइटेरिया में नहीं आता है। लेकिन जो टेक डिपार्टमेंट के हैं या एयरफोर्स या नेवी के अंतर्गत हैं तो वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जो टेक्निकल में या एसकेटी डिपार्टमेंट एसकेटी में आते हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फेंट्री का सोल्जर होगा वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा। लेकिन जो फौज का जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है वो इसमें प्रॉपर चल जाएगा। 12th क्लास अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। यहाँ पर जो है जो फौज के जो क्लर्क हैं क्लरिकल जो आते हैं या जनरल जो इन्फेंट्री सोल्जर भी हैं ये दोनों तरह से यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविल मोटर की कोई वैकेंसी नहीं है। टेली ऑपरेटर का देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोफेंसी इन हैंडलिंग पीबीएक्स बोर्ड, यहाँ पर जो इन्फेंट्री सोल्जर हैं उन लोगों ने यहाँ पर सिग्नल में अगर काम कर रहा है अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिग्नल के अंतर्गत जो सिग्नल यूनिट में काम कर सिग्नल कोर में है वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। नॉर्मल इंग्लिश सभी को आती है आज के दिन में, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगभग सभी अप्लीकेबल है। फायरमैन के लिए देख लेते हैं। मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रॉम ये कोई यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांग रही थी। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि इन्फेंट्री का सोल्जर कोई भी अप्लाई कर सकता है। और कारपेंटर जॉइनर ये मांग नहीं रखा है। सीधे एमटीएस के लिए देख लेते हैं। एमटीएस में मेट्रिकुलेशन पास हो, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कन्वर्जेंट विद ड्यूटीज टू द रेस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड। फौजी इंसान को तो वैसे ही एक्सपीरियंस होता है, डिस्पेचर की ड्यूटी उसने की होती है, कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन के लिए देख लेते हैं। मेट्रिकुलेशन पास हो, इक्विपमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जिन लोगों ने यहाँ पर जो ट्रेड्समैन हैं यानी कि जो ईएमई के अंतर्गत होते हैं या एयरफोर्स या नेवी के अंतर्गत, जिसे फौज में ईएमई के अंतर्गत होते हैं, जो ट्रेडमैन होते हैं कारपेंटर हार्पेंटर या एमटीएस ट्रेडमैन किसी भी ट्रेड के होते हैं, उनको यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई होती है तो उसमें आपके पास सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्स सर्विसमैन का सीधे कोटा देख लेते हैं। इसमें 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडरेड टू एक्चुअल एज एज पर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से आपका 3 साल ऐसा माइनस प्लस होगा। तो इस हिसाब से आप एज देख सकते हैं आपने, यानी कि आपने जितनी सर्विस कर रखी है, जिस समय आप एज हो रहे हैं, जितने यहाँ पर भर्ती की एज रखी है उससे उतना माइनस कर देना, आप उसके लिए अप्लीकेबल हो गए। जिस समय रिटायरमेंट हो गए तो इस हिसाब से आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। नहीं 45 साल में भी कोई रिटायर होगा तो इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो 50 साल में होगा तब भी इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो 30 साल में हो रहा तब भी कर सकता है, 35 साल में होगा तब भी वो अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसको एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। डिसेबल्ड केस में देखते हैं। डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइल विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्बेड एरिया रिलीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ। तो उनको इस इलाके में ऑपरेशनल एरिया में अगर वो हॉस्टाइल हो रखा है, उसको डिसेबल्ड हो रखा है, तो यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड इन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग हॉस्टाइल विद एनी फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री के अंतर्गत हो रखा है तो उसको 8 साल की छूट मिलेगी। और अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसको तब भी 8 साल की यहाँ पर एज में कंसेशन मिलेगा, यानी कि वो
पूरा कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हु हैव रेंडरेड, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है एक्स सर्विसमैन के लिए। सीधे आगे बढ़ते हैं। जो विडो डाइवर्स वुमन जुडिशरी सेपरेटेड हुआ नॉट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए देख लेते हैं। हु हैव सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर एज ए कॉम्बटेंट और नॉन कॉम्बटेंट इन द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ इंडियन यूनियन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एक्स सर्विसमैन की परिभाषा यही है। अब आगे देख लेते हैं। हु ईदर हैज बीन रिटायर्ड और रिलीव्ड और डिस्चार्ज फॉर सच सर्विस वेदर एट हिज ऑन रिक्वेस्ट और बीन रिलीव्ड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर अर्निंग हिज और हर पेंशन, यानी कि वो रिटायर हो रखा है तो पेंशन ले रहा है या ले रही है, यानी कि कोई महिला एक्स सर्विसमैन है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। लेकिन आपको डिस्चार्ज जो है या आप वॉलंटियर डिस्चार्ज होंगे या पूरी कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो रही है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हु हैज बीन रिलीव्ड फ्रॉम सच सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड एट्रिब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस और सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल एंड अवॉर्डेड मेडिकल और अदर डिसेबिलिटी पेंशन। इनका कहने का मतलब है कि आप मेडिकल ग्राउंड में आपको घर भेजा गया तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी है मेडिकल कैटेगरी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है तब भी कर सकते हैं, या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है तब भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है और अदर डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि एग्रीवेटेड की अगर आप पेंशन पा रहे हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अब आगे बढ़ते हैं। Who has been released from such service as a result of reduction in establishment, ये आप जानते ही हैं। फिर आप who has been released from such service after completing the specific period of engagement otherwise than it is on request, यानी कि या तो completion of service हो रखी है या आप अपने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रखा है, प्रीमेच्योर डिस्चार्ज ले रखा है, और बाय वे ऑफ डिसमिसल, या आपको डिसमिस किया गया है, डिस्चार्ज ऑन अकाउंट मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंट एट इवन ग्रेजुटी, लेकिन आपको ग्रेजुटी दी गई है, इंक्लूड पर्सनल ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी नेमली पेंशन होल्डर कंट्रीब्यूट इम्बॉडी सर्विस ऑफ ब्रोकन स्पेल्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बोला पर्सनल आर्मी पोस्टल सर्विस हु आर पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी पोस्टल सर्विस और रिविजन द पेरेंट सर्विस विद पेंशन, जो आर्मी पोस्टल सर्विस एपीओ के अंतर्गत काम करते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आर्मी पोस्टल सर्विस मेडिकल ग्राउंड एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, तो आर्मी के पर्सन जो है एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन हु आर डिप्यूटेशन आर्मी पोस्टल सर्विस देन 6 मंथ पीरियड टू 14 अप्रैल 1927, यानी कि उनका इतना होना चाहिए। गैलेंट्री अवार्ड विनर्स आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पर्सन ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स रिक्रूट्स बोर्डेड आउट रिलीव्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड आर ग्रांट मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, अगर कोई रिक्रूटिंग के दौरान 1 साल भी उसने सर्विस कर रखी है, 9 महीने 6 महीने या 1 दिन उसने सर्विस कर रखी है, अगर रिक्रूट है अगर मेडिकल ग्राउंड में उनको इनवैलिड पेंशन आउट किया गया है और मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन पा रहे हैं तो वो भी इन हालातों में ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट फॉर ऑलरेडी सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और नॉट एट टाइम ऑफ फिजिकल स्किल टेस्ट एग्जाम सेंटर। इनके कहने का मतलब है कि जो सभी सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने से पहले, नॉट एट द टाइम फिजिकल स्किल टेस्ट एग्जाम सेंटर। लेकिन आपको फिजिकल स्किल टेस्ट एग्जाम सेंटर में उस समय नहीं करना होगा, यानी कि पहले ही करना होगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक्स सर्विसमैन भाई ऑलरेडी जॉब में लग चुके हैं, घर आके सेकेंड इनिंग के करियर की शुरुआत कर चुके हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की लग चुके हैं, विल गेट ओनली एज रिलेक्शन एज एप्लीकेबल टू एक्स सर्विसमैन। लेकिन वो बोला है सच कैंडिडेट विल गेट, वो एज का रिलैक्सेशन पा सकते हैं, देयर फाइनल मेरिट विल बी कंसिडर्ड इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन उनको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनका एज क्राइटेरिया कम कर दिया जाएगा। ए मेट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन विच इंक्लूड्स एन एक्स सर्विसमैन, जो मैट्रिक जो हाई स्कूल पास है वो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कहलाएगा। ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन क्रॉसपेंडिंग सर्टिफिकेट, अगर उसने इंडियन नेवी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी से अगर उसने आर्मी का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो पा रखा है तो इसमें वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होगा। वो हैज़ पुट इन लॉस्ट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, लेकिन उसने 15 साल से कम सर्विस नहीं किया होना चाहिए, यानी कि 15 साल सर्विस की होनी चाहिए। फिर बोल रहा है नॉट लेस देन फोर्सेस टू द यूनियन शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल अपॉइंट टू द ग्रुप सी पोस्ट अगेंस्ट पोस्ट द रिजर्व्ड ऑफ एएसएम ओनली, लेकिन ये जो है एक्स सर्विसमैन केवल ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकता है, ग्रुप बी इसमें नहीं होगा।
फिर उसके बाद बोला है एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडवाइज टू सन, यानी कि उनके बच्चों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, पुत्री को नहीं मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट्स को नहीं मिलेगा। सच कंडीशन शुड नॉट इंडिकेट द एंड, ये जो लोग है एक्स सर्विसमैन कोटा के अंतर्गत नहीं आते हैं। सीधे आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन्ड कॉपीज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जब आप फॉर्म भरेंगे इसकी साइट में आपने जाना है, ये वेबसाइट में सीधे आपने जाना है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसकी वेबसाइट में जाना है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आपने जाना है। सीधे आगे बढ़ते हैं। आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज जो है 30 से 50 KB का होना चाहिए। और जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा इसमें किस प्रकार से होगा। आप खुद ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जब भी छुट्टी आए या जो भूतपूर्व सैनिक है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पर CSC सेंटर जाने की नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। अगर चाहते तो CSC सेंटर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो टाइपिंग प्रोफेशनल टेस्ट है उनका रिटन एग्जाम होगा स्टेज 2 में, लेकिन 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। और जो टेली ऑपरेटर है उनका रिटन एग्जाम होगा, कोई ऐसा टाइपिंग प्रोफेंसी नहीं होगा। और फायरमैन का यहाँ पर लेकिन रिटन एग्जाम भी होगा, और लेकिन उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब वालों को छूट मिलेगा। चेस्ट एक्सेप्शन फौजी आदमी सभी कर लेते हैं ये सब, लेकिन यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की यहाँ पर रन होगी, यानी कि 1600 मीटर 1 माइल की रन यहाँ पर है। और कैंडिडेट अदर देन ESM फीमेल कैंडिडेट 6 मिनट, यानी कि जो फीमेल एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर 6 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट 8 मिनट 26 सेकंड उनका टाइम है। और ESM कैंडिडेट बिलो 40 जो 40 साल से कम है उनको 7 मिनट 11 सेकंड है। और ओवर 40 जो है यहाँ पर 7 मिनट 48 सेकंड है। और ओवर 45 जो है उनको यहाँ पर 9 मिनट 22 सेकंड में 1 माइल की रेस कंप्लीट करनी है। और कैरिंग ए पर्सन 63.5 kg टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद 90 सेकंड, लेकिन आपको जो है यहाँ पर जो फिजिकल मूवमेंट से लगा 63.5 kg को लाद के, कट्टा लाद के उसमें बजरी भर के जो है ना वहाँ पर उसको वहाँ पर दौड़ के जाना है, 183 मीटर तक वहाँ पर चलना है और 96 सेकंड में कंप्लीट करना है। फौज में जिसने पिट्ठू परेड कर रखा होगा ना तो समझ लो ये दोबारा पिट्ठू परेड ही समझ लो इसको, इतनी बड़ी सजा कौन भोगेगा यार। अगर जिसकी मजबूरी है वही जॉब करेगा, ठीक है ना। और वैसे तो बेरोजगारी चली रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टाइप की जॉब ना करके आप चाहें तो MTS में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि MTS में ये चीज़ इक्विवेलेंट नहीं होगा। ये इक्विवेलेंट दे रखा है फायरमैन के लिए, दे रखा है फायरमैन के लिए अप्लीकेबल, क्योंकि फायरमैन में भैया फायर के इक्विपमेंट उठाने तो दौड़ के तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। MTS के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। और सिग्नल स्टेज जो क्वालिफाइंग MTS के लिए रिटर्न एग्जाम है। ट्रेडमैन के लिए, ट्रेड्समैन की मेल के लिए 1.5 किलोमीटर की रन है, 6 मिनट में रिटर्न एग्जाम होगा। लेकिन इसमें भी 50 kg वेट जो है ट्रेडमैन को लेके चलना है, 200 मीटर चलना है, 100 सेकंड में इसको कंप्लीट करना है। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए जो है एंडोरेंस जो है बिलो 40 ईयर जो है 1.5 किलोमीटर रन करना है 7 मिनट 11 सेकंड में, 441 सेकंड। कैरिंग वेट 50 kg वेट तो फौजी को भी उठाना है इसमें 200 मीटर, और 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चलना है। जो ओवर 40 है उनको 1.5 किलोमीटर रन करनी है 7 मिनट 48 सेकंड में, और उनको भी 50 kg वेट उठाना है और 200 मीटर तक चलना है 2 मिनट में, 2 मिनट 10 सेकंड में। ओवर 45 जो है 1.5 किलोमीटर रन है, 9 मिनट 22 सेकंड चलना है और 50 kg वेट उठाना है। वहाँ सैंड बैग होता है, उसमें रेता भरा जाता है, वो सामान उठा के चलना पड़ता है, और एक चेस्ट नंबर होता है आगे। उस प्रकार से वो आगे रेस लगानी पड़ती है। वहाँ पर पैदल भी चल सकते हैं। 200 मीटर 2 मिनट 40 सेकंड हो गया। फीमेल के लिए जो हमारे फीमेल एक्स सर्विसमैन फीमेल हैं उनको 1.5 किलोमीटर रन करनी 8 मिनट 26 सेकंड, और 50 kg वेट उठाना उनको भी, और 200 मीटर चलना है 3 मिनट 45 सेकंड तक उनको ये रेस कंप्लीट करनी है। एक बार सिलेबस का देख लेते हैं। आपका जो है जनरल रीजनिंग का जो है 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 2 घंटा 20 मिनट टाइम दिया गया है। और जो आंख नहीं देखता है विजुअली उनका सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर हैंडीकैप्ड है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी कि उनका लिखने वाला वहाँ पर एक बंदा होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की बात हो रही है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। और इंग्लिश का जो है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। और जीके का जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के, टोटल 150 और 150 मार्क्स के होंगे, 150 क्वेश्चन।
फिर उसके बाद लेवल 2 की बात हो रही है। ये लेवल 1 और 2 मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड था और अब ये लेवल 2 की बात हो रही है। 10+2 स्टैंडर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात हो रही है। 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के और यहाँ पर गणित के सवाल होंगे 25 नंबर के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। इस प्रकार 150 से 150 होंगे। और लेवल 5 की बात करें तो यहाँ पर लेवल 5 में जो आएंगे उनका 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर रीजनिंग में और 50 नंबर के, और गणित में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस प्रकार से 150 बाई 150 हो गए। ठीक है ना। आपको उसमें एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर दे रखा है एनालॉजी आपको आना चाहिए, नॉन वर्बल वर्बल दोनों, एनालॉजी आना चाहिए, स्पेस विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जजमेंट आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप यानी कि जो होता है रिश्ता वाला, माँ बहन भाई वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वर्बल एंड फिगर क्लास में जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आने चाहिए, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज जिसने नंबर सीरीज आ रखी है वो भी आने चाहिए और सरल होता है। वैसे नॉन वर्बल पे इजी होता है और तो अर्थमेटिकल कंपटीशन है, अर्थमेटिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, आप देख सकते हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्ट सेंटेंस से करना है, वोकैबुलरी करनी है, वोकैबुलरी पढ़ लेना, ग्रामर जो है आप कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम और एंटोनियम पढ़ने पड़ेंगे। वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो सिनोनियम एंटोनियम वैसे ही बन जाते हैं, सिनोनियम एंटोनियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो सिनोनियम और एंटोनियम उसके साथ ही बन जाते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस लेकिन पढ़ने की जरूरत होती है और बार बार पढ़ने की जरूरत ही होती है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेशन नंबर सिस्टम, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड गणित की बात कर रहा है। कंपटीशन होल नंबर्स आएंगे यानी कि होल नंबर जो होते हैं, डेसिमल आएगा, दशमलव वाले जो होते हैं, फ्रैक्शन हो गए, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गए, रिलेशनशिप, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन आते हैं, परसेंटेज थोड़ा सा टफ पड़ता है, परसेंटेज पढ़ लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ईजी होता है, एवरेज भी थोड़ा सा टफ ही पड़ता है, इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ते हैं, ये भी आप पढ़ लेना। डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन आपको अगर सूत्र आते हैं, आपने रूल्स आपको पढ़ रखे हैं तो ये बन जाते हैं क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस भी बन ही जाते हैं लगभग, शॉर्टकट पढ़ना पड़ेगा। रेशियो एंड टाइम एंड वर्क थोड़ा सा टफ पड़ता है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हो तो ल्यूसेंट की किताब आप पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, ल्यूसेंट पढ़ेंगे उससे बन जाता है और ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद आप और मॉक भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से प्रिपरेशन ज़्यादा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, उसकी सारी डिटेल आपको दी जाएगी क्योंकि हमारे पास खुद एक्सपीरियंस है। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ तो आपने ऑलरेडी बता रखा है, कोविड-19 का कोई ऐसा है नहीं। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट गिल्टी मिसकंडक्ट, फौजी आदमी कोई मिसकंडक्ट करेगा नहीं, कोर्ट ज्यूरिडिक्शन का कोई रोल है नहीं। आगे बढ़ते हैं सीधे। तो दोस्तों ये था आपका, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म कैसा भरा जाएगा मैं सेकंड वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, एक बार आपको बता दूंगा किस प्रकार से भरना है। और आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है और उसका भी आपको प्रिपरेशन का सारी जानकारी दी जाएगी।